गरीब मंजू अपनी सिलाई मशीन पर लोगों के कपड़े सिल रही थी। तभी उसकी तीनों ननद उसके पास आती हैं। भाभी, हम तीनों कॉलेज जा रही हैं। सुनो, ये कुछ पैसे हैं, अपने पास रख लो, तुम्हारे काम आएगा। अरे नहीं नहीं भाभी, इसकी क्या जरूरत है। तभी मंजू की नजर अपने तीनों ननद के कपड़ों पे पड़ती है जो कि फटे हुए थे। मैं माँ जी की जगह तो नहीं ले सकती हूँ, मगर फिर भी मेरे से जितना हो पाएगा मैं तुम तीनों के लिए करूँगी। ये लो पैसे रख लो, तुम्हारे काम आएगा। धन्यवाद भाभी, आप हमारे लिए कितना सोचती हो। अपने तीनों ननद के जाने के बाद मंजू फिर से लोगों के कपड़े सिलने लगती है। मैं दिन रात मेहनत करके लोगों के कपड़े सिलती हूँ, इसके बाद भी मेरे नंदों ने फटा पुराना कपड़ा पहना था। मैं एक अच्छी भाभी नहीं बन पाई। तभी मंजू की नज़र सिल रहे कपड़े पे पड़ती है जो खराब हो गई थी। हे भगवान, ये ब्लाउज तो खराब हो गई। कितने भरोसे के साथ नंदिनी ने मुझे ये ब्लाउज सिलने को दिया था। अब मैं उसे क्या जवाब दूंगी। ये तो ठीक भी नहीं हो सकती। मंजू उस ब्लाउज को देखकर दुखी और परेशान थी। तभी पड़ोस की एक औरत उसके पास अपना लहंगा लेकर आई। अरे मंजू बिटिया, ये लो मेरी बेटी के लहंगे का कपड़ा, इसे सिल दो। लेकिन ध्यान से सिलना, वो क्या है कि बहुत ही महंगा और मखमल का कपड़ा है, तो इस पर जरा ध्यान देकर अच्छे से सिलाई करना। जी काकी, मैं आपको शिकायत का एक भी मौका नहीं दूंगी। वैसे मैं एक बात कहना चाहती हूँ, तुम्हारी ननद भी तो शादी के लायक हो गई हैं, तो तुम कब उनकी शादी कर रही हो। यह बात सुनकर मंजू खामोश हो गई। मैं और रमेश जी अपने नंदों के लिए लड़का ढूंढ ही तो रहे हैं, लेकिन इस महंगाई के ज़माने में बिना दहेज दिए अच्छा रिश्ता मिलता ही कहाँ है। और मैं ठहरी गरीब दर्जी, दिन रात मेहनत करके कपड़े सिलती हूँ, इसके जो पैसे मिलते हैं वो तो घर खर्च में ही निकल जाते हैं। अरे मंजू बिटिया, तुम्हारी ननद तो देखने में बहुत ही खूबसूरत है, उनके लिए तो फ्री में ही रिश्ता मिल जाएगा। कहो तो मैं ढूंढूं। जी काकी, आपका मुझ पर बहुत बड़ा उपकार होगा। कुछ ही दिनों में विमला काकी मंजू के तीनों ननद के लिए एक अच्छे घर में रिश्ते की बात करती हैं। गंगा देवी के 3 बेटे थे और उन्होंने तीनों बेटों की शादी मंजू के तीनों ननद से करने का मन बना लिया। ये लो मंजू, आज पूरे दिन की कमाई। आज इस पूरे दिन में मैं मात्र 50 रुपए ही कमा पाया हूँ। लेकिन इस महंगाई के जमाने में इस 50 रुपए से हमारा क्या होगा। क्या करूँ मंजू, कोई पक्का काम मिलता ही नहीं है। मेरी तरह न जाने कितने गरीब काम के भूखे बैठे हैं। अच्छा वो छोड़िए, विमला काकी ने आपकी तीनों बहनों के लिए एक अच्छे घर का रिश्ता बताया है और वो लोग कल उन तीनों को देखने के लिए आ रहे हैं। बेचारी मंजू, उसके पास तो इतने पैसे ही नहीं थे कि वो अपने ननद के लिए नया ड्रेस खरीद कर ला सके। वह रात भर जागकर कपड़ों के कतरन से अपने तीनों ननद के लिए एक एक सूट सिला और अगले दिन उसकी तीनों ननद ने उसके बनाए हुए सूट पहनकर तैयार हो गईं। थोड़ी ही देर में लड़के वाले उन्हें देखने के लिए आ गए। मंजू, हमें तुम्हारी तीनों नंदे बहुत पसंद आई। विमला जी ने तुम्हारी गरीबी के बारे में मुझे पहले से ही बता दिया है, इसीलिए तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। हम तुमसे 1 रुपया भी दहेज नहीं लेंगे। बस तुम बारातियों का अच्छे से खातिरदारी कर देना और अपनी नंदों को एक एक जोड़ी कपड़ों में विदा कर देना। हम इसी में खुश हैं। यह सुनकर मंजू के चेहरे पर खुशी आई, उसका मन थोड़ा शांत हुआ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माँ जी। मंजू के हाथों कपड़ा बिगड़ जाने के कारण अब गांव की कोई भी महिला उसे कपड़ा सिलने के लिए नहीं दे रही थी। इधर रमेश को भी कोई भी मजदूरी का काम नहीं मिल रहा था। ऐसे ही देखते शादी का दिन भी नजदीक आ गया।
ऐसे में मंजू अपना मन हल्का करने के लिए फूलों के बाग में आ गई, जहाँ वह अक्सर आया करती थी। हम गरीबों की जिंदगी में कितनी परेशानियां हैं। काश हम गरीबों की जिंदगी इन फूलों की तरह होती, खुशियों के रंगों से भरी हुई। अगले 2 दिनों में मेरे नंदों की शादी है और मेरे पास एक फूटी पाई तक नहीं है। मंजू फूलों से बातें कर रही थी, तभी उसकी नजर वहीं पर रखी एक पोटली पे पड़ती है। अरे, यहाँ पर ये पोटली कौन रख गया? फिर मंजू जैसे ही उस पोटली को खोलती है तो वह देखकर हैरान हो गई, क्योंकि उस पोटली में नोटों के गड्ढे भरे हुए थे। हे भगवान, इतने सारे पैसे यहाँ पर कौन रख गया? लगता है किसी का गलती से गिर गया है। मैं यहीं पर उसका इंतजार करती हूँ। उसने कितने मेहनत से कमाया होगा। जब वह आएगा तो मैं उसके पैसे उसे लौटा दूंगी। यह सोचकर मंजू उस पोटली को लेकर वहीं पर उस व्यक्ति के आने का इंतजार करने लगी। देखते ही देखते थोड़ी देर में मंजू की आंख लग गई। फिर उसने सपने में देखा कि उसके सामने एक देवी प्रकट हुई और उन्होंने उससे कहा, मंजू बेटी, ये सारे पैसे तुम्हारे हैं। मैंने ही ये पोटली तुम्हारे बगीचे में रखी थी। तुम्हारी ही वजह से यहाँ पर ये सारे रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं, इसीलिए इन सभी पैसों की मालिक तुम हो। मैंने ये पैसे तुम्हारी मेहनत और लगन को देखकर दिया है। इतने में ही मंजू की आंख खुल गई और वह उन पैसों को लेकर खुशी खुशी अपने घर गई। अरे भाभी, आप कहाँ चली गई थी? हम तीनों कितने परेशान थे आपके लिए। अरे मेरी प्यारी ननद रानी, मैं आप तीनों को छोड़कर भला कहाँ जाऊंगी? यहीं पर फूलों के बाग में बैठी थी। उन पैसों से मंजू अपने ननद की शादी के लिए अच्छा सा टेंट लगवाती है और हल्दी की रस्में शुरू हो जाती हैं। ओहो, मैं इस भाग दौड़ के चक्कर में तो भूल ही गई। अपने तीनों ननद के लिए लहंगा भी तो खरीदना है। इतना सोचकर मंजू बचे हुए पैसों को लेकर लहंगे के शोरूम पे गई, जहाँ पर उसने 3 बहुत ही सुंदर सुंदर लहंगे देखे। वो उसे बहुत पसंद आए। भाई साहब, ये लहंगे कितने का है? एक लहंगा 20,000 का है मैडम। 3 लहंगे 60,000 के हो गए। लेकिन भाई साहब, मेरे पास तो अभी उतने पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं ये तीनों लहंगा खरीदना चाहती हूँ। मेरे पास ये कुछ पैसे हैं, आप इन्हें रख लो और ये तीनों लहंगा दे दो। मैं धीरे धीरे करके आपके बाकी के पैसे भी चुका दूंगी। मैं एक दर्जी हूँ, बदले में आप कहोगे तो आपके दुकान के लहंगे भी सिलकर दे दूंगी। अरे चल चल भाग यहाँ से। पता नहीं कहाँ कहाँ से सड़क छाप यहाँ पर आ जाते हैं। तुम्हें पता नहीं, ये सड़क का दुकान नहीं, ये हाई फाई शोरूम है और यहाँ पर तुम जैसों की कोई जरूरत नहीं है। जाओ जाओ यहाँ से। इतना कहकर शोरूम का मालिक मंजू को धक्का देकर अपने दुकान से बाहर कर देता है। मंजू आंखों में आंसू लिए हुए बाजार की दुकानों में गई, जहाँ पर उसकी नजर कपड़े बेच रहे कुछ व्यापारियों पर गई, जो कपड़े के छोटे छोटे टुकड़े बेच रहे थे। अरे वाह, मैं तो इन कपड़ों से खुद से ही लहंगा सिलकर तैयार कर सकती हूँ। धन्यवाद भगवान जी, मुझे ये रास्ता दिखाने के लिए। इसके बाद मंजू ने वहां से कुछ कपड़े खरीदे और घर लाकर रात भर जागकर अपने तीनों ननद के लहंगे तैयार कर दिए। कपड़ों को सिलते सिलते मंजू के हाथ कई जगह जख्मी भी हो गए। अगले दिन मंजू के तीनों ननद की शादी थी। उसने सारी तैयारियां बहुत ही अच्छे से की थी। ये लो तुम्हारा शादी का लहंगा, अब इसे जल्दी से पहनकर तैयार हो जाओ। अरे वाह भाभी, आपने कितना सुंदर लहंगा खरीदा है। वैसे भाभी, ये लहंगा तो बहुत महंगा होगा ना? अरे नहीं नहीं, ये मैंने खरीदा नहीं है, मैंने अपने हाथों से इन्हें सिलकर बनाया है। अच्छा जल्दी करो, नहीं तो अब बारात आने ही वाली होगी। थोड़ी देर में मंजू के सिले हुए लहंगे पहनकर उसकी तीनों ननद तैयार हो गईं। मंजू की तीनों ननद की शादी बहुत ही अच्छे से हो गई। भाभी, आप बहुत अच्छी हो,
आपने हम तीनों को माँ की कमी कभी महसूस नहीं होने दी। मेरी तो भगवान से यही दुआ है, तुम तीनों जहाँ भी रहो हमेशा खुश रहो। इसके बाद मंजू को बहुत ही अच्छे अच्छे लहंगे सिलने के ऑर्डर मिलने लगे, जिससे वो बहुत ही अच्छे पैसे कमाने लगी। और देखते ही देखते थोड़े ही दिनों में उसकी गरीबी दूर हो गई। मंजू ने अपने मेहनत और लगन से सब कुछ हासिल कर लिया। चलो, आज पहली बार मेरे जीवन में खुशियाँ आने वाली हैं। आज मैं बड़े ही सुकून से अपना मनपसंद खाना बनाऊंगी। मोना अपने मन में सोचकर खुश होते हुए किचन में गई, लेकिन वहां जाकर उसने कुछ ऐसा देखा जिसे उसे तो क्या किसी को भी उम्मीद नहीं होगी। वहां उसने देखा कि किचन में तो चूल्हा ही नहीं है। अरे ये क्या, इस किचन में तो चूल्हा ही नहीं है। मैं बिना चूल्हे के खाना कैसे बनाऊंगी? अच्छा, तो ये बात है। इन लोगों को लगा होगा कि मैं बिना चूल्हे के खाना ही नहीं बना पाऊंगी, लेकिन अब मेरा कमाल देखो, मैं बिना चूल्हे के कैसे खाना बनाती हूँ। मोना ने जल्दी से हरी सब्जियों को एक साथ मिलाकर काट लिया। चलो, ये तो डाइटिंग वाला खाना बनकर तैयार हो गया, मगर इसे खाएंगे कैसे? इन लोगों को लग रहा होगा कि मैं तो रोटी बना ही नहीं सकती, लेकिन इसका भी इलाज है मेरे पास। मोना जल्दी से बाजार में गई और वहां से ढेर सारा ब्रेड खरीद कर लाई। सासू माँ, ससुर जी, मनोज, आ जाइए, आप तीनों, खाना बनकर तैयार है। ये सुनकर तीनों हैरान हो गए, क्योंकि तीनों एक ही कमरे में बैठकर अपनी बहू के हार का इंतजार कर रहे थे। हैं, खाना बन गया, लेकिन बिना चूल्हे के बहू ने खाना कैसे बनाया? हाँ शांति, मैं भी वही सोच रहा हूँ। आखिर बहू ने बिना चूल्हे के खाना कैसे बना दिया? मम्मी पापा, ये तो हमें बाहर जाकर ही पता चलेगा कि आखिर खाना बना कैसे। जब तीनों नीचे आए तो वह देखकर हैरान रह गए। हरी भरी सब्जियों से बना हुआ सलाद रखा हुआ था और उसके साथ ही कुछ ब्रेड भी रखे हुए थे। उफ, मेरा ये प्लान भी काम नहीं किया, लेकिन अच्छा है, कम से कम अब ये सास बहू लड़ेंगी तो नहीं चूल्हे के लिए। वैसे बिना आग के इस्तेमाल किए हुए ये खाना बहुत स्वादिष्ट लग रहा है और हमारे सेहत के लिए अच्छा भी है। आप सभी सोच रहे होंगे कि ये सब हो क्या रहा है। आखिर उस घर में रसोई में चूल्हा क्यों नहीं है? दुनिया का ऐसा कोई भी किचन नहीं है जहाँ पर बिना चूल्हे के खाना बनाया जा सके। क्या अब उस घर के किचन में कभी भी चूल्हा नहीं रखा जाएगा, या फिर कोई और बात है? इसके लिए आपको कहानी को पूरा देखना होगा और हम आपको इस कहानी में थोड़ा सा पीछे लेकर चलते हैं। मोना पहली बार ब्याह कर जब अपने ससुराल आई तो वह अपने साथ बहुत ही सुंदर चूल्हा लेकर आई। देख बहू, तू तो जानती ही है कि हम दहेज के सख्त खिलाफ हैं, लेकिन इसके बाद भी तू अपने साथ ये चूल्हा लेकर आई। चल ठीक है, ले आई तो, लेकिन इसे चुपचाप उठाकर स्टोर रूम में रख दे, क्योंकि किचन में तो वही चूल्हा इस्तेमाल होगा जो मुझे दहेज में मिला था। ठीक है माँ जी, कोई बात नहीं। आपका चूल्हा जब तक ठीक है तब तक मैं उसे जलाऊंगी, लेकिन जब वो खराब हो जाएगा तो मैं अपना वाला चूल्हा इस्तेमाल करूंगी। इतना कहकर मोना ने अपना चूल्हा ले जाकर स्टोर रूम में रख दिया और अपनी सास के चूल्हे पर वह सबके लिए खाना बनाने लगी। थोड़ी देर में खाना बनाकर वह सबको लाकर डाइनिंग टेबल पर परोस देती है। खाने के टेबल पर पहले से ही उसके सास ससुर और उसका पति बैठकर इंतजार कर रहे थे। बहू, तेरी माँ ने तुझे खाना बनाना नहीं सिखाया था क्या? इतना वक्त लगता है भला खाना बनाने में? माँ जी, आपको जो मुझे कहना है सो कह लीजिए, लेकिन मेरे मायके वालों के बारे में कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि खाना मेरी वजह से लेट नहीं बना है, वो तो आपके चूल्हे की वजह से लेट से बना है। आपका चूल्हा
इतना धीरे धीरे जलता है कि पूछो ही मत। अरे, ये मेरे चूल्हे के बारे में उल्टा सुल्टा कह रही है और तू क्या है कर रहा है? अरे, तो इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? बहू सही ही तो कह रही है। तुम्हारा चूल्हा बहुत पुराना हो चुका है। हम तो उसे कई बार रिपेयर भी करवा चुके हैं। अब तुम अपना चूल्हा स्टोर रूम में रखवा दो। खैर, ये तो रोज का था। कभी न कभी सास बहू में चूल्हे को लेकर लड़ाइयाँ होती ही रहती थी। ऐसे ही एक दिन, अरे बेटा, क्या तुम मेरे लिए एक कप चाय बना दोगी? अरे हाँ हाँ पिताजी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं आपके लिए चाय अभी बना कर लाती हूँ। आपको तो मुझे ऑर्डर देना चाहिए, लेकिन आप तो मायूस होकर मुझसे चाय बनाने के लिए बोल रहे हो। मैं आपके लिए ही क्या, पूरे परिवार के लिए चाय बना देती हूँ। आप माँ जी को नीचे बुला लीजिए, तब तक मैं चाय बना कर लाती हूँ। इसके बाद मोना रसोई में गई। पतीले को चूल्हे पर रखकर गैस जलाने लगी। लाख कोशिश करने के बाद भी चूल्हा जलने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी किचन से गैस की महक आने लगी। लगता है सासू माँ के चूल्हे से गैस लीक हो रहा है। कभी कभी तो मन करता है इसे उठाकर ले जाकर कचरे में फेंक दूं। इतने में ही मोना की सास वहां पर टपक पड़ी। क्या कहा तूने? मेरे चूल्हे को ले जाकर कचरे में फेंकेगी? अगली बार से ध्यान रखना, मेरे चूल्हे के बारे में अगर तुमने ऐसी बात कही ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सासू माँ, ये चूल्हा अपना दम तोड़ चुका है। गैस जलने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो बताइए इसमें मैं क्या करूं? आप ही महक कर देखिए, पूरे किचन से गैस की महक आ रही है। उन दोनों की आवाज सुनकर मोना का ससुर वहां पर आए। अरे क्या हो गया भाग्यवान, तुम दोनों बच्चों की तरह क्यों लड़ रही हो? आजी देखिए ना, आपकी बहू क्या कह रही है। वो मेरे चूल्हे को कबाड़ में फेंकने के लिए बोल रही है। पिताजी देखिए ना, ये चूल्हा बहुत पुराना हो चुका है और इसमें गैस जलने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो बताइए मैं क्या करूं? मैं अभी इस चूल्हे को ले जाकर स्टोर रूम में रख देती हूँ और यहाँ पर अपना वाला चूल्हा लगा लेती हूँ। अच्छा, तो ये चूल्हा पुराना हो चुका है। अरे अब मैं भी तो पुरानी हो चुकी हूँ, तो मुझे भी ले जाकर स्टोर रूम में रख दो और ले आओ कहीं से नई नवेली सास। अरे ममता, तुम तो खामखा बात का बतंगड़ बना रही हो। मैं अभी तुम्हारा चूल्हा ठीक करा कर लाता हूँ। कुछ दिनों तक तो ऐसा ही चलता रहा, मगर एक दिन, मैं खाना कैसे बनाऊं? हे भगवान, मैं कहाँ आके फंस गई। लो, अब फिर से ये चूल्हा जलने का नाम नहीं ले रहा। हे भगवान, 1 घंटा तो मेरा ऐसे ही इस चूल्हे को जलाने में निकल जाता है। ऐसे ही चूल्हे को जलाने के चक्कर में रात के 10 बज गए। फिर मोना के पति ने उसे आवाज लगाई। मोना, मोना, अरे कहाँ हो भाई? अपने पति की आवाज सुनकर मोना किचन से बाहर आई। जी, आपने बुलाया मुझे? अरे हाँ हाँ भाग्यवान, कल सुबह मुझे ऑफिस जल्दी पहुंचना है और रात के 10 बज गए हैं, मगर अभी तक खाना नहीं मिला है। हाँ, तो इसमें मैं क्या करूं? मेरा कहा तो इस घर में चलता ही नहीं है। सासू माँ का चूल्हा जलने का नाम ही नहीं ले रहा और मेरा नया चूल्हा स्टोर रूम में रखा हुआ है। मैंने कितनी बार कहा है कि माँ जी, आपका चूल्हा पुराना हो चुका है, आप इसे हटाकर मेरा वाला चूल्हा लगने दीजिए, लेकिन वो है कि मानने का ही नाम नहीं लेती। अब तुम ही बताओ, भला इसमें मैं क्या करूं? इतने में ही शांति देवी भी वहां पर आ गई। अरे अभी तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तेरी बीबी के आते ही सब कुछ खराब चलने लगा, खासकर मेरा चूल्हा। अरे जब तुम लोगों को मुझसे और मेरे चूल्हे से इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है, तो मैं ही अपने चूल्हे के लेकर इस घर से बाहर निकल जाती हूँ। अरे माँ, आप एक चूल्हे को लेकर इतना क्यों हाइपर हो रही हो? अरे नहीं नहीं बेटा, तुम लोग मेरे लिए कष्ट क्यों उठा रहे हो? मैं ही अपने चूल्हे को लेकर इस घर से बाहर निकल जाती हूँ। फिर तुम लोग आराम से अपने नए चूल्हे पर खाना बनाना, फिर तो कोई झंझट ही नहीं रहेगी।
अपने मन मर्जी का करते रहना। वैसे भी हम लोग कौन सा आपके चूल्हे को कहीं बाहर फेंकने जा रहे हैं। हम तो उसे ले जाकर स्टोर रूम में सजा कर रख देंगे। आपका जब जी चाहे आप जाकर उसके दर्शन कर लेना। हे भगवान, तुम दोनों जब देखो तब एक चूल्हे को लेकर लड़ाई करती रहती हो। तुम बहू के चूल्हे को रखना नहीं चाहती और बहू तुम्हारे पुराने चूल्हे पर खाना नहीं बनाना चाहती। मैं क्या करूं तुम दोनों का। मैं तो इस घर से परेशान हो चुका हूँ। सासू माँ, ससुर जी, आगे से इस बात को लेकर कोई लड़ाई नहीं होगी। मैं उसी चूल्हे पर खाना बना लिया करूंगी। देखा बहू, आखिर जीत मेरी और मेरे चूल्हे की ही हुई। इसीलिए मैं कहती हूँ, मुझसे पंगा मत लिया करो। इसके बाद मोना किचन में आकर फिर से उस खटारे चूल्हे को जलाने की कोशिश करने लगी। काफी देर कोशिश करने के बाद भी वह चूल्हा नहीं जला, मगर उस चूल्हे से गैस लीक होने के कारण उस किचन में आग पकड़ लेता है और मोना की साड़ी जलने लगती है। ओह, आग! मनोज, पिताजी, बचाइए मुझे, किचन में आग लग गया है। माँ! मोना की आवाज सुनते ही उसका पति बाल्टी में पानी लेकर भागते हुए उसके पास गया और जैसे तैसे करके उसने आग को बुझा दिया। इसके बाद मोना की हालत बहुत गंभीर हो गई। वो लोग उसे ले जाकर अस्पताल में भर्ती कर देते हैं। कुछ देर के इलाज के बाद मोना डिस्चार्ज होकर घर आई। पड़ गई ना तुम्हारे कलेजों को ठंडक। ये तो अच्छा हुआ कि वक्त पर मनोज ने आग को बुझा दिया, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। अरे ममता, अब तो कम से कम सुधर जाओ या फिर बहू को ऊपर ही पहुंचाकर मानोगी। बहू, मुझे माफ कर दे। मुझे अपने चूल्हे को लेकर कुछ ज्यादा ही अहंकार हो गया था। आज जो हादसा तेरे साथ हुआ है वो कल को मेरे साथ भी हो सकता है। मुझे माफ कर दे बेटा। मुझे एक चूल्हे को लेकर ऐसी जिद नहीं पकड़नी चाहिए थी। किसी के जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने का मेरा कोई अधिकार नहीं है। मनोज बेटा, तू मेरा चूल्हा स्टोर रूम में रख दे और बहू का नया चूल्हा किचन में लगा दे। इसके बाद मनोज ने अपनी माँ का चूल्हा स्टोर रूम में रख दिया और नया वाला चूल्हा किचन में लगा दिया। अब उन सास बहू में कभी भी नए और पुराने चूल्हे को लेकर कभी भी लड़ाई नहीं होती और ऐसे वे सभी एक साथ हंसी खुशी रहने लगे। आप सभी दर्शकों से एक जरूरी बात, आप में से 99% लोग ऐसे हैं जो हमारी वीडियोस को तो देखते हैं मगर हमारी वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो आप सभी से हमारी एक विनती है कि आप हमारी वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका धन्यवाद।